India's online education platform with 13 million plus subscribers and 1 million plus viewers on YouTube. This seminar is conducted to resolve the challenges faced by aspirants such as extensive syllabus, high competition, stress, pressure, resource management, etc. Now, enough from my end. I would like to invite our guest speaker to provide valuable insights and guidance to our participants. So, please take over the audience. प्रिपरेशन को लेकर आप लोग के दिमाग में क्या चल रहा है? कुछ नहीं? या 1 to 1 मुझे पूछना पड़ेगा क्या? आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर सकते हैं तो ही आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और दूसरा चीज़ माइंड में ये रखो कि अगर हमारे बगल वाला कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसका आंसर तुम्हारे पास ही है, कोई और नहीं दे पाएगा। तुम्हारी मेरिट क्या है, तुम्हारी डिमेरिट क्या है, तुमसे बेटर कोई नहीं जानता। आप जानते हो कि आपकी अच्छाई क्या है और आपकी बुराई क्या है, आपकी कमी क्या है, आपके पास प्लस पॉइंट क्या है, आपके पास माइनस पॉइंट क्या है। आपसे बेटर कोई नहीं जानता। वो कहने की बातें हैं, ठीक है। अगर उस चीज़ को हम जान लें कि हमारा वीक पोर्शन क्या है, हमारी कमज़ोरी क्या है, और उस पर हम फोकस करके वर्क करें तो हम इजी वे में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करके सक्सेस हो सकते हैं। वो बात अलग है कि शायद आप अपने आप को ही, हम लोग देखो अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये फैक्ट है कि हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। वो मूवी देखा था ना, ऑल इज़ वेल, अपना कंधा खुद ठोकते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बढ़िया कर लेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम आता ही नहीं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले हम ये जानें कि हमारे वीकनेस क्या है, उन्हें दूर करें। रही बात, तुमने कहा कि सर मेंस के लिए नहीं समझ में आ रहा है कि मेंस के लिए कैसे करें। देखो, प्रीलिम हम कर लेते हैं। मेंस क्या है? नॉलेज होना और नॉलेज को रिप्रेजेंट करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मेंस में आपको लिमिटेड में क्या करना रहता है, अपनी बातों को लिखना रहता है ताकि सामने वाला आपकी बातें समझ जाए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, PYQ के क्वेश्चन लिखो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप सही लिखने लगोगे। दूसरा चीज़, आपको कहीं ना कहीं मेंस के लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होगी, एक गाइड चाहिए शुरुआती दौर में। तो देखो, एक छोटा बच्चा आपने घर में देखा होगा। छोटा सा बच्चा क्या होता है कि आप उसे कहते हो कि ये पानी है पी लो, तो वो मम मम कहने लगता है या उसे लेके पीने लगता है। जब एक नया स्टूडेंट प्रिपरेशन के फील्ड में आता है तो जो फर्स्ट टाइम उसका प्रिपरेशन होता है, जहाँ से भी वो कर रहा हो या जो भी चीज़ें, जो भी कंटेंट पढ़ रहा हो, वो बहुत मायने रखती है। अगर वो कंटेंट सही नहीं है, गलत वे में चला गया, तो फिर तुम्हारा उसी पे कॉन्सेप्ट बन जाएगा और तुम्हें लाख कोशिश करोगे वो सही नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी प्रिपरेशन में उतरो तो ये ध्यान रखो कि हमें कोई किसी भी एथेंटिक बुक को पढ़ना है या एथेंटिक चीज़ें ही उठानी है। ऐसा नहीं कि नेट पे गए, जो भी मटेरियल मिला, आजकल तो नेट पे तमाम पड़ा हुआ है, जो भी मटेरियल मिला उठाया पढ़ लिया, फिर सारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि NCERT पढ़ो। NCERT इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि कहीं भी आप प्रिपरेशन करने जाते हो तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि NCERT पढ़िए। और इतना जान लो, NCERT पढ़ के किसी का एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है, ये भी फैक्ट है, ये फैक्ट है बिल्कुल। केवल NCERT पढ़ लो और सोचो कि एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, इम्पॉसिबल। बट जो NCERT तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट दे देगा ना, वो कोई और बुक नहीं दे पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि NCERT पढ़ो, ताकि NCERT पढ़ने के बाद अदर कोई बुक उठाते हो या तुम्हें अदर कोई टीचर तुम्हें टीच करता है तो वहाँ पर तुम ये जान सकते हो कि क्या तुम्हारे लिए गलत जा रहा है और क्या तुम्हारे लिए। इसलिए कहा जाता है NCERT पढ़ो। क्योंकि मेंस, अब प्रीलिम हम लोग देते हैं, तो प्रीलिम क्या होता है कि वहाँ पे 4 ऑप्शन रहते हैं आपके सामने। तो चलो वो तो केवल 4 में से ही चूज़ करना है तुम्हें,
कि एक हमारा आंसर है, उसे आपने करेक्ट किया और फिर आगे बढ़ लिए। लेकिन बच्चे जब हम मेंस में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अब उसी चीज़ को आपको लिखना है और लिमिटेड वर्ड में लिखना है। तो इसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर गाइड चाहिए और साथ साथ में आपके लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे करें तो हम लोग इजी वे में चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से बात करूँ कि जैसे आप गर्ल्स हो, ठीक है, सोसाइटी पहले से बहुत चेंज हो चुकी है। पहले की सोसाइटी में और अब की सोसाइटी में बहुत अंतर है। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने आप, क्योंकि देखो अब फैमिली क्या आ रही है, आपको सपोर्ट करिए। पहले की फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती थी, अब फैमिलियाँ सपोर्ट कर रही हैं, तो उस सपोर्ट का लाभ लो, उसका फ़ायदे उठाओ। अगर फैमिली सपोर्ट करिए, अगर मदर फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको मतलब कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ कि हाँ आपने हमारे ऊपर अगर बिलीव किया है तो हमने ये कर दिया, ये आप देखिए। तो थोड़ा सा अपने अंदर आप लोग कॉन्फिडेंस लेकर आओ। थोड़ा सा मैं स्टडी IQ PCS के बारे में बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे देखो, स्टडी IQ PCS यहाँ पर अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है डिजिटल में, यानी कि ऑनलाइन में। और यहाँ पर UPSC और स्टेट PSC दोनों तरह की प्रिपरेशन कराई जाती है। एक हम लोगों ने पहले स्टार्ट किया है कि स्पेशली जो गर्ल्स हैं जिनको प्रॉपर गाइड नहीं मिल पाता है, या फिर कह लें कि वो किसी कारण से अपना यहाँ पे प्रिपरेशन नहीं कर पाती हैं, इच्छाएं हैं बट वो कर नहीं पाती हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक पहल स्टार्ट किया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी शुरुआत आपके इस कॉलेज से और गोरखपुर से, और इस पहल के आप लोग पहले यहाँ पे कह लो कि गवाह बन रहे हो। ठीक है, आप लोग पहले पर्सन हो जिनके सामने से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया स्टडी IQ PCS ने। कहा जाता है शुरुआत अच्छा हो जाए तो अंत भी अच्छा ही होता है, अगर स्टार्टिंग हमारी अच्छी हो जाए तो। शुरुआत के लिए देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले तो एक अपना सब्जेक्ट देखो कि आपका बैकग्राउंड, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, अगर मेंस UPSC दे रहे हो तो UPSC में है सब्जेक्ट, लेकिन स्टेट PSC में सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट पहले था वो हटा दिया, अभी सारे के सारे GS के ही पेपर होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव दोनों जगह है, UPSC दो या स्टेट PSC दो। अब हम शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत आप बेसिक लेवल से करो। जैसा कि मैंने कहा कि NCERT पढ़ो, NCERT पढ़िए। NCERT पढ़ने के बाद से आप क्या करिए कि यहाँ पर लिखने की प्रैक्टिस करो। लिखने के लिए प्लेन पेज की कॉपी यूज़ करो, क्योंकि मेंस में जब भी आप जाओगे तो आपको प्लेन पेज की ही कॉपी मिलेगी। तो वहाँ पर आप लिखने की प्रैक्टिस स्टार्ट करो। अब लिख रहे हो आप, लेकिन आपकी चीज़ें प्रॉपर नहीं जा रही हैं, उसके लिए एक काम और कर सकते हैं, हम PYQ उठा सकते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या आता है। मान लीजिए आपको कोई गाइड नहीं करने वाला है, इस कंडीशन में आप वहाँ से PYQ करके चीज़ों को समझ सकते हो कि हम कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं। जब आपको लगे कि हाँ एक फेज़ में आप पहुँच गए, तो वहाँ पर एक आप गाइड ले लीजिए, क्योंकि आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। दूसरी चीज़, प्रिपरेशन में कभी भी ये कोशिश मत करो कि मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज लेना है, क्योंकि देखो जो नॉलेज लिया, देखो तुम्हें सब्जेक्ट में PhD नहीं करनी है भाई, ठीक है, ऑलरेडी आप यहाँ पे UG PG कर रहे हो, सब्जेक्ट में हमें PG नहीं करनी, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ना। सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोई बुक नहीं बताएगी कि क्या सेलेक्टेड है और क्या सेलेक्टेड नहीं, बुक नहीं बताएगी। कंटेंट पूरे मार्केट में भरा पड़ा है, लेकिन आपको एक्चुअल में आपको किस कंटेंट की ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट। कौन सा कंटेंट आपको चाहिए आपके एग्जामिनेशन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रखता है। तो कंटेंट हम सेलेक्ट कैसे करें, तो उसके लिए मैंने बताया एक तरीका है PYQ। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं
तो ये हमें पता चलता है किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं, और फिर मेंस लिखा कैसे जाता है उसके लिए गाइडेंस। अगर ऐसे हम लोग प्रॉपर वे में करके करें तो हम लोग अपने प्रिपरेशन को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल पर आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ पीवाईक्यू करो ताकि स्टैंडर्ड पता हो जाए आप लोग को, और जैसे ही स्टैंडर्ड पता हो जाए उसके बाद से मेंस के प्रैक्टिस आप स्टार्ट करो। एथेंटिक बुक उठा लो, हर सब्जेक्ट का एथेंटिक बुक आपको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग उठा के आप तैयारी शुरू कर दो। ठीक है, रही बात इंटरनेट, इंटरनेट का सहारा तो ले सकते हैं बट ज़्यादा नहीं। ठीक है, ज़्यादा नहीं। प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो थोड़ा सा मोबाइल से दूरी बना लो। ये अच्छा भी है और बुरा भी है, इसके पॉजिटिव भी इफेक्ट है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव ऐसे है कि जैसे आप मान लो कोई चीज़ आपको सर्च करना है, आप पढ़ रहे हो, कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो आप तुरंत क्या करोगे, सर्च करके देख लो। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव क्या हो भाई कि पता चला किसी का कॉल आ गया, पर आप तुरंत मूड बना के बैठे कि चलो आज तो ये चैप्टर हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आप बैठ गए पढ़ने, तब तक किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, याओ चलो चलते हैं कहीं घूमने। अब क्या हुआ, आपका रिदम वहीं पे टूट गया और आप उठे और निकल गए। तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों पे अगर हम लोग कंट्रोल करें तो हम ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ठीक है, जीएस में देखो जनरली क्या होता है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में या स्टेट पीएससी या किसी भी एग्जामिनेशन में जब जीएस की बात आती है तो जनरली कुछ सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री आ गई, ज्योग्राफी आ गई, इकोनॉमिक्स आ गया, जनरल साइंस आ गया, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कभी कभी स्टेट स्पेशल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यही आपका एक सिंपल सा सिलेबस। अब चाहे आप यूपीएससी देना हो या स्टेट पीएससी देना, जिसमें भी जाओगे यही मिलेगा आपको। बस अंतर क्या है, एक जगह क्वेश्चन आपका प्योर कॉन्सेप्चुअल आता है और एक जगह जो क्वेश्चन आता है वो आपका फैक्चुअल आता है। अब उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को लेके जाना है। अगर उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रिपरेशन को लेकर चलते हैं तो हम जल्दी से जल्दी सक्सेस पा सकते हैं। जीएस का जो सिलेबस है, कहने के लिए तो मैंने 5-6 सब्जेक्ट आपको बता दिए, बट इनका सिलेबस काफ़ी बड़ा है। मतलब कह लो कि समुद्र, और समुद्र में बैठ के क्या करना है, तुम्हें मछली पकड़ना है। वो मछली कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक स्पेशल जगह, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें सुना होगा कि प्लैंक्टन नाम की एक घास पाई जाती है ओशियन में। जानता है कोई प्लैंक्टन के बारे में, कोई जानता है? एक समुद्री घास होता है और जो समुद्री मछलियां होती हैं उन्हें काफ़ी पसंद होता है वो। तो जहाँ पर ये प्लैंक्टन नाम की घास पाई जाती है ना, वहाँ फिशरी बैंक बन जाता है। वहाँ पे मछुआरे ज़्यादा मछलियाँ मिलती है, इसलिए वहाँ पर वो शिकार करने ज़्यादा जाते हैं। ठीक उसी तरह आपका जीएस है, समुद्र है। अब आपको क्या करना है, एथेंटिक चीज़ें उठानी है और सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, तो आपको इसीलिए मैंने कहा कि एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है जो वो सेलेक्टेड चीज़ें आपको बता सके। ठीक है, रास्ते आपके पास 4 हैं, गाइड केवल यही बता पाएगा आपको कि इस रास्ते जाओगे ट्रैफिक मिलेगा, इस रास्ते जाओगे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, इस रास्ते जाओगे ट्रैफिक मिलेगा। चलना आपको खुद पड़ेगा, वो केवल रास्ते बता सकता है, जाना आपको खुद पड़ेगा। तो अपने प्रिपरेशन में इन कुछ चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें तो हम सक्सेस जल्दी हो सकते हैं, सफलता जल्दी मिलेगी और साथ साथ हम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में अपनी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो मेथड है ना, मेथड सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होता है, तरीके वही रहेंगे। फील्ड चेंज हो सकता है लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी नहीं बदलनी चाहिए, स्ट्रेटेजी सेम नहीं जाएगी। अगर इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो ही चीज़ें आप कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7-8 लोग हैं इंटरेस्टेड, तो क्या आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो या मतलब लगे हुए हो, थोड़ा बहुत जो भी आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? जब मैंने कहा कि आपको जब प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ना, उसके लिए देखो 4-5 चीज़ें याद रखो।
प्रिपरेशन जो भी बच्चे करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड का करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। एक स्लॉट बनाओ, 2 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन हमें पर डे पढ़ना है, उसमें गैप नहीं आना चाहिए। होता क्या है कि हम 4 घंटे यहाँ पे कॉपी खोल के बैठ गए, लेकिन आप जानते हो कि ये फैक्ट है कि 4 घंटे आपने बैठा, बट उसमें से आपने एक्चुअल में प्रिपरेशन कितने देर की, ये आप देखो। 4 घंटे दिखाने के लिए बैठना नहीं है हमें। और जो कहता है ना कि 8 घंटे 10 घंटे बैठेंगे तो हो जाएगा, मत बैठो 8 घंटे 10 घंटे, तुम 6 घंटे बैठो, लेकिन वो स्लॉट बनाओ, 2-2 घंटे का स्लॉट बनाओ कि 2 घंटे हम मॉर्निंग में बैठेंगे, 2 घंटे इवनिंग में बैठ लेंगे और 2 घंटे हम रात में बैठ लेंगे। ऐसे 3 स्लॉट बना लिया अपना। जिस समय आप पढ़ाई करो, जिस समय जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक में केवल आप होने चाहिए और आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरा कोई नहीं, मोबाइल या कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा बैठ ही नहीं पाओगे इस पैटर्न पे, क्योंकि जैसे ही 1 घंटा 1.5 घंटा बीतेगा, वो तो शुरुआत में पहले तो आदत ही नहीं बन पाएगी, पहले धीरे धीरे आपको ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। वो कहा जाता है ना कि कोई काम 21 दिन करो तो कंटिन्यू हो जाता है फिर। हालांकि वो भी कहने की बातें हैं, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप चाहोगे तो उसे 10 दिन में भी कर सकते हो, और नहीं चाहोगे तो शायद 2 साल भी लग जाए तो नहीं हो पाएगा। तो उसको प्रैक्टिस में लाओ। दूसरा चीज़ क्या होता है, पढ़ाई को अपनी नीड बनाओ, आवश्यकता है हमारी, हमें पढ़ना है। जैसे होता है ना कि रात में 10 बजते ही क्या लगता है, बॉडी को लगता है कि भूख लग गई है, डिनर चाहिए। कोई कहने नहीं आता है ना, अपने आप डिनर नीड हो जाती है। उसी तरह पढ़ाई को बना दो कि भाई जब तक हम 2 घंटे पढ़ेंगे नहीं, हमें नींद नहीं आएगी। जब ये चीज़ें फॉलोअप में लाओगे ना, चीज़ें सब कुछ आसान हो जाएंगी और फिर आप सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ कॉन्फिडेंस रखो कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना हो, अच्छे बैट्समैन, क्या उनका लड़का एक अच्छा बैट्समैन है? तो कुछ लोग कहते हैं कि साइंस में भी आपने पढ़ा होगा कि जेनेटिक चीज़ें क्या होती है, कैरी फॉरवर्ड होती है। तो क्या इस पे आप बिलीव करोगे? बट यहाँ पर कुछ चीज़ें जो बिहेव होता है, बिहेव हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है, बट उसमें भी चेंज लाया जा सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि हम जब प्रिपरेशन में लगते हैं, जब हम लोग जनरली देखो अपनी लाइफ में देखना कि हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसमें हमारे अंदर जोश बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बिल्कुल हाई लेवल पे होता है, टॉप पे एनर्जी फुल लगाते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम पीरियड बीतता है तो हमारा एनर्जी डाउन होने लगता है, हम क्या होता है चीज़ों से भागने लगते हैं। ठीक है, जब हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे लेबर करके हम आगे बढ़ते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि पहले आप पेपर में क्या कर रहे थे, 25 क्वेश्चन आप करेक्ट करके आ रहे हैं, फिर आपका मान लो उस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम गए तो आप 35 क्वेश्चन करके आए। तो आप यहाँ पे डीमोटिवेटेड मत हो, ये देखो कि आप गेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर गेन है, पॉजिटिव है, तो मुझे ऐसा लगता है आपको बैकफुट पे नहीं आना चाहिए, बल्कि वहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप गेन कर रहे हैं। लेकिन अगर गेन नहीं हो रहा है, आप पिछले साल 25 किए और इस साल अगर आप 20 पे आ गए, ठीक है, तो वहाँ भी हटो मत, एक कोशिश और करके देखो। अगर वहाँ भी लग रहा है कि हाँ, तब वहाँ पे फिर सोचने की जरूरत है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अगर गेन है, तो अगर आपको 10% का भी गेन नजर आ गया ना, तो अपना जितना पोटेंशियल है सब लगा दो। वो 10 आपका 20, 30, 40 में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि आपका डिसाइड होना चाहिए कि ये मुझे चाहिए। जैसे आप शोरूम में कोई कपड़ा देखते हो ना, तो एक इच्छा होती है ना कि काश ये ड्रेस मेरे पास होता है। तो कभी कभी दिमाग में आता होगा ना कि काश जॉब करते तो पैसे हो जाते, तो फिर ये मैं ले लेती,
या जो भी XYZ, उसी तरह से उस जॉब को बनाओ जो भी आप डिसाइड किए हो। बिजनेस करना डिसाइड किए हो, बैंकिंग में जाना डिसाइड किए हो, CA बनना डिसाइड किए हो, सिविल सर्वेंट बनना डिसाइड किए, जो भी किए हो, वहां पर आप ये सोचो कि ये मुझे चाहिए। जब ये सोचकर काम करोगे ना कि ये मुझे चाहिए, बिल्कुल ही चाहिए, तो फिर आप अंदर से मोटिवेटेड हो जाओगे और मोटिवेट होकर काम करोगे। और कभी भी अपने आप को डीमोटिवेटेड मत करो, ठीक है। कभी भी, जैसे तुमको पढ़ते पढ़ते थक जा रहे हो ना, मैं कभी नहीं कहता कि अपने कभी स्टूडेंट को नहीं कहता कि मूवी मत देखो, देखो लेकिन ज़्यादा मत देखो, महीने में 1 बार देख लो, 2 बार देख लो, लेकिन हर उस जगह से कुछ सीखने की कोशिश करो, लाइफ में कुछ सीखने की कोशिश करो। कोई चीज़ कितना हो बुरी होगी ना, अगर तुम उसमें से कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करोगे, मिलेगा। डिपेंड तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम ढूंढ पाते हो या नहीं ढूंढ पाते। तो मूवी से भी कुछ सीखने की कोशिश करो, ठीक है। मूवी देखो, ठीक है। मूवी कैसे देखते हो? तो याद हो जाती है आपको पूरी की पूरी स्टोरी। 3 घंटे की मूवी देख कर आते हो, गाने, स्टोरी सब कुछ याद हो जाते हैं ना, कैसे? और पढ़ाई क्यों नहीं याद होती? उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। आता है तो फिर तैयार क्यों नहीं होता है? उसमें डांस म्यूजिक नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पैदा करो अपने सब्जेक्ट में। जिस काम में अभी आप PG कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, अगर इस पे ही मन लगाया ना, तो ये डिसाइड करो कि हमें इसमें टॉप नंबर लाना है, टॉप रैंकिंग में आना है। जब ये दिमाग में रखकर काम करोगे ना, तब सक्सेस मिलेगी। और अदरवाइज केवल एक डिग्री लेनी है तो मार्केट में ढेर सारी डिग्रियां हैं, उस भीड़ में आप भी खड़े हो जाओगे, थोड़ी सी गैदरिंग बढ़ा दोगे, लेकिन अपने आप को भीड़ का हिस्सा मत बनाओ, एक अलग पहचान बनाओ। तो कहा जाता है ना, बहुत पुरानी कहावत है कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। अगर सक्सेस हो तो तुम्हें हर कोई पूछेगा। आज अपनी तैयारी में, आप अपनी पढ़ाई में लग गए, हो सकता है थोड़े से रिलेशन खराब कर लो रिलेटिव से, या थोड़ी सी फ्रेंड सर्किल कम कर लो। हो सकता है कुछ फ्रेंड नाराज भी हो जाएं आपके, बहुत पढ़ने वाले हो गए, ठीक है, या रिलेटिव कहें देखते हैं कितना सक्सेस होते हो। थोड़ा सा झेल लो, 1 साल, 1.5 साल तक, 2 साल तक झेल लो। 2 साल में अगर इतना करके लग जाओगे, सक्सेस मिल जाएगी। और जिस दिन सक्सेस हो गए ना, तो जो तुम्हारा सबसे अगेंस्ट रहा होगा ना, जो तुम्हारी खूब बुराई करता होगा घूम घूम के, वो भी तुमसे रिलेशन निकालेगा। क्या कह रहे, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है भाई, और मुझे तो पता था, ये पढ़ती थी, मुझे पता था कि ये सक्सेस होगी। मैं तो उसको मोटिवेट करने के लिए कहते थे कि अरे तुम ये है वो है, वो सारी चीज़ें। तो सक्सेस बनिए, सक्सेस करिए जीवन में। ये गोल रखिए कि हमें सक्सेसफुली एक गोल को अचीव करना है। और जिस दिन वो अचीवमेंट आपको मिला, आपको किसी से रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं, आपको फ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग आपसे खुद फ्रेंडशिप करेंगे। हर कोई आपके साथ खड़ा होना पसंद करेगा। लेकिन आज आप सोसाइटी के बहुत अच्छे पर्सन बन जाओ कि हर कोई कहता है, रिलेटिव कहते हैं काफ़ी अच्छी है भाई, बहुत हेल्पिंग नेचर की है, हमारा तबीयत खराब हुआ तुरंत डॉक्टर के यहाँ लेकर गई। लेकिन 4 से 5 साल बाद अरे बेकार है, लाइफ में कुछ किया ही नहीं, सक्सेस ही नहीं, कुछ नहीं। तो उगता हुआ सूरज बनो, डूबता हुआ तारा नहीं, ठीक है। तो जैसे हमने प्रीलिम दिया, हमारा एक नॉलेज चेक हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्राउड ज्यादा होता है, तो क्राउड को फिल्टर करने के लिए यूपीएससी क्या करती है, प्रीलिम कराती है। तो वहां पे क्राउड उसने लगभग मान के चलो कि 75% से अबव क्राउड उसने निकाल दिया वहां से। मतलब एक्चुअल में जो बच्चा वाकई में सीरियस है वो उनको मिल गया। अब आपका यहां पर प्योर नॉलेज चेक होता है, आप जान रहे हो कोई चीज, अब आप उसको लिखते कैसे हो। क्योंकि देखो लिखने में क्या होता है, जब हम कोई चीज लिखते हैं ना, तो वहां पे आपकी थिंकिंग पता चलती है कि आप उस चीज को लेकर क्या थिंक रखते हो, क्या सोच रखते हो। अभी देखो यूपीएससी में आप कभी भी बैठोगे ना,
मतलब फीमेल्स से हर साल क्वेश्चन आता है। सोसाइटी में फीमेल से क्वेश्चन आना ही आना है, प्रीलिम में भी आएगा। अब मॉडर्न इंडिया में देख लो, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में तुम इंडियन नेशनल मूवमेंट मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप देखोगे तो फीमेल से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि किस आंदोलन में किस महिला की क्या भूमिका रही, उसने क्या काम किया, ठीक है। तो यहां पर आपका मेंस में क्या होता है, आपका अब नॉलेज भी चेक हो गया कि हाँ ठीक है, आप प्रेजेंट ठीक कर रहे हो। अब वहां पे इंटरव्यू में होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, क्योंकि यहां पर आपका नॉलेज चेक हो चुका है, नॉलेज है आपके पास। अब आपको बनाकर क्या भेजा जाएगा, डीएम एसडीएम बनकर जाओगे आप। तो आपको करना क्या है, पब्लिक डील करनी है, पब्लिक के बीच में जाके रहना है। तो आपकी डिसीजन मेकिंग क्या है, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि आपको करना क्या है। तो वहां पे पर्सनालिटी चेक होती जाती है, आपके डिसीजन मेकिंग देखी जाती है, ठीक है। अब इंटरव्यू में हम जाते हैं तो कई सारे कहते हैं कि सर इंटरव्यू में जाते समय कैसा ड्रेसिंग सेंस रखें, मतलब नॉर्मल ऐसे चले जाएं या फिर जो भी नॉलेज तो हमारा चेक हो चुका है, बाकी हम बात अच्छा कर लेते हैं। नहीं, किसी भी इंटरव्यू में जब आप फेस करने जाते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ड्रेसिंग सेंस, क्योंकि जब आप पैनल के सामने एंटर करोगे ना तो पहला लुक कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। तो जो आपका पहला लुक पड़ेगा ना, वो एग्जामिनर के दिमाग में अगर पॉजिटिव बना दिया तो फिर आप बात जितना भी करते रहोगे पॉजिटिव ही जाएगा। अब क्या हुआ, आप जा रहे हो इंटरव्यू में, अब आपने क्या किया, रेड कलर की शर्ट पहन ली, ठीक है, ब्लैक कलर की पैंट पहन ली, हैट लगा लिया, पहुंच गए इंटरव्यू देने। भले ही आपका मेंस में बहुत अच्छा नंबर हो, ठीक है, तो वो क्या होंगे, आपको उसी हिसाब से जज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ड्रेसिंग सेंस हमारी मायने रखता है कि हमारे ड्रेसिंग सेंस क्या है, हम कहाँ पे चीज़ें किस तरह का यूज़ कर रहे हैं, ये मायने रखता है, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले जहाँ से भी आप, मतलब होम डिस्ट्रिक्ट है आपका, वहाँ की पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको। आपकी पूरी फाइल उनके सामने पड़ी रहेगी, लेकिन फिर भी वो आपसे आपका नाम पूछेंगे, आपका एरिया पूछेंगे, और वहीं से ये क्वेश्चन पुटअप करना शुरू कर देंगे। जैसे मान लो आप गोरखपुर से हो, आप गए इंटरव्यू पैनल में, अब आपने बोला कि सर हम गोरखपुर से हैं, ठीक है, बोल दिया। बैकग्राउंड आपका क्या है, अब जैसे मान लीजिए आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, या किसी का हिस्ट्री है, या किसी का ज्योग्राफी है, जो भी है ग्रेजुएशन में, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने आसपास का नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते। जब मैं गया था इंटरव्यू देने तो मुझसे ये पूछा गया, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, तो मैंने बताया गोरखपुर। तो मैंने जैसे ही डिस्ट्रिक्ट बताया गोरखपुर, तो मुझसे कहा गया कि कुशीनगर का नाम सुना है आपने। तो भाई गोरखपुर वाला ऐसा तो कोई होगा नहीं कि जिसको कुशीनगर ना पता हो। तो हमने कहा बिल्कुल सर सुना है। तो वहाँ पे क्या इवेंट हुआ था बुद्धा से रिलेटेड, तो हमने कहा कि महापरिनिर्वाण हुआ था, यहाँ पे उनका डेथ हुई थी। अच्छा, तो क्या कि कुशीनगर के पास ही उनका एक जगह उनका जन्म भी हुआ था, बता सकते हो क्या, जो अभी नेपाल के तराई बेल्ट वाला एरिया है। तो मैंने बता दिया लुम्बिनी। अब देखो कैसे क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालना है। मैंने जैसे ही लुम्बिनी उनसे कहा तो कहा कि ये बता दो आप कि कैसे ये प्रूफ होता है कि गौतम बुद्धा का जन्म वहीं पे हुआ था, ये प्रूफ करिए। तो मैंने कहा कि लिटरेचर सोर्सेज में मिलते हैं सर। मैंने 2-3 बुक के नाम बता दिए उन्हें। कहा नहीं, वो तो एथेंटिक नहीं है ना, लिटरेचर सोर्सेज को हम एथेंटिक नहीं मानते हैं ना, हम तो आर्कियोलॉजिकल को ज़्यादा एथेंटिक मानते हैं, पुरातात्विक साक्ष्यों को ज़्यादा एथेंटिक माना जाता है हिस्ट्री में, क्योंकि लिटरेचर में क्या होते हैं, चेंजेस के चांस रहते हैं। और दूसरी चीज़, लिटरेचर क्या होता है, बायस्ड होकर लिखा जाता है। अब किसी राजा के दरबार में कोई अगर पोएट है तो उसकी बुराई तो नहीं लिखेगा ना, सैलरी वही दे रहा है। मोदी जी के यहाँ आपको अपॉइंट कर दिया जाए और कहा जाए कि मोदी जी के बायोग्राफी लिखनी है आपको, कितनी बुराई लिख लोगे? एक भी नहीं, क्योंकि मोदी जी से ही सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो वो बायस्ड होकर लिखते हैं, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के लिखने में एथेंटिक नहीं माना जाता है। बट आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में चेंजेस के चांसेस कम होते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा एथेंटिक माना जाता है।
तो फिर जब उन्होंने आर्कियोलॉजिकल नाम लिया तब मुझे ध्यान में आया कि हाँ, रुम्मिन डी इंस्क्रिप्शन मिला है वहां से, और उसमें अशोका ने खुद लिखवाया है कि मैं गौतम बुद्ध के जन्म देश गया, यानी कि वो प्रूफ कर रहा है इस बात को कि गौतम बुद्धा का जन्म वहां पे हुआ था। तो उससे ऑथेंटिक सोर्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा रूलर और वो डायरेक्ट लिख रहा है कि मैं उनके जन्म स्थान गया, मतलब जन्म वहीं पे हुआ था। तो ऐसे आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन निकाल के आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। गौतम बुद्धा ने कहा कि हम लोग को दुख क्यों होता है, हमारे डिजायर की वजह से होता है, इच्छाओं की वजह से होता है। तो गौतम बुद्धा ने कहा इच्छा छोड़ दो, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। हालांकि कुछ हद तक सही भी है। अब जैसे आप यहाँ पे इवेंट में बैठे हो, बाहर गर्मी हो रही है, अब आप यहीं पे इच्छा कर लो कि घर जाएंगे तो घर जाते ही एक ठंडा ग्लास पानी का मिलेगा और 2 बिस्किट मिल जाएंगे, और पानी पीने के बाद फिर रेस्ट करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। और तुम घर गए और किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, फिर क्या हुआ, डिजायर की धज्जी उड़ गई रास्ते में ही। अब जब आपको किसी ने पूछा नहीं तो क्या हुआ, आपने पहले ही इच्छा कर ली, इसलिए अब आपको दुख होगा। तो गौतम बुद्ध यहां पे कहते हैं कि इच्छाओं को छोड़ दो, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही शंकराचार्य होंगे तो उस चीज को चेंज कर देंगे। शंकराचार्य कहेंगे कि नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। उनकी भी थ्योरी सही है। आप किसी मंदिर में देखते हो भगवान को, तो भगवान कहां से आता है आपके अंदर, मन से, कि भाई ये हमारे भगवान हैं, तो आप उनकी पूजा शुरू कर देते हो। अगर मन कह दिया कि ये भगवान नहीं है, तो फिर वो भगवान ने एक पत्थर की मूर्ति है। तो शंकराचार्य कहते हैं भगवान कहीं और नहीं, भगवान आपके अंदर है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यानी ब्रह्म ईश्वर कहीं और नहीं, मंदिर में मत ढूंढो, तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जैसे देखोगे वैसे नजर आएगा। और तब जाके डिजायर पे बोलते हैं शंकराचार्य, कहते हैं कि आप बुद्ध वाले कहते हो कि डिजायर दुखों का कारण है और उसको छोड़ दो आप लोग, दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो बुद्ध वाले कहे कि हाँ। तो शंकराचार्य ने कहा कि इच्छा को छोड़ने के लिए भी एक इच्छा की जागृत करना पड़ेगा ना, छोड़ना पड़ेगा ना भाई। जब तक अंदर से एक डिजायर नहीं आएगा कि इस डिजायर को छोड़ा जाए, तब तक कोई डिजायर जाने वाला नहीं। तो बुद्धा वाले कहे हाँ। तो फिर शंकराचार्य ने कहा फिर इच्छा मरी कहां, इच्छा तो मारा ही नहीं जा सकता, वो तो जन्म से लेकर मृत तक साथ में चलने वाली चीज है। और जब तक डिजायर नहीं रहेगा आपके अंदर, तब तक आप एक्टिव नहीं हो, कोई काम ही नहीं करोगे। तो डिजायर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, और जब आपकी इच्छा हाई होगी तभी वो चीजें आप कर पाओगे। रही बात तुम्हारे प्रिपरेशन की, जो तुमने क्वेश्चन किया, तो मैंने पहले ही बताया कि आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो, ठीक है। अपने प्रिपरेशन को, अभी आप चूंकि एकेडमिक लाइफ में हो, तो अपने प्रिपरेशन को आप 2 घंटे दो, जिसमें आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। जैसे ही चीजें आपकी लगती हैं कि हाँ प्रॉपर आ गई, तो फिर आप एथेंटिक बुक उठा लो, उन्हें पढ़ना शुरू करो और मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करो, फिर आप चीजें ज्यादा बेहतर कर सकते हो। जब हम यूपीएससी पे जाते हैं तो यूपीएससी में मैक्सिमम हमारा फोकस रहता है टॉपिक को समझने पर, कि इसका एक्चुअल में मोटिव क्या है, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्टेट पीएससी में हमें फैक्ट चाहिए। जब तक हमारे पास फैक्ट नहीं रहेगा, हम यहां का पेपर नहीं कर पाएंगे। मीन्स सभी नॉर्मल दिख रहे हैं, डायग्राम बनाओ मीन्स की कॉपी में, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाओ, 0.5 नंबर 1 नंबर एक्स्ट्रा हर बार तुमको मिलेगा अगर हर क्वेश्चन पे आप करते हो, डायग्राम बनाते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, वो एक टेक्निक डेवलप कर लो। कई बार होता है कि सर हिस्ट्री में क्या बना है, कुछ नहीं, आप मौर्य एम्पायर लिख रहे हो, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को लिख रहे हैं, एक मैप खींचो इंडिया का, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर दिखा दो कि साउथ में कर्नाटका, नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान तक दिखा दो, ठीक है, नॉर्थ में कश्मीर को छोड़कर दिखा दो, ठीक है, इधर नेपाल को छोड़ के दिखा दो आपके ईस्टर्न में। ऐसे करके मैपिंग करो, आपकी कॉपी अट्रैक्टिव हो जाएगी। नॉर्मल स्टूडेंट से 0.5% 1 आपको एक्स्ट्रा ही मार्क्स मिलेंगे, मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आओगे। तो ये टेक्निक है कि हम कैसे एक्स्ट्रा मार्क लेके आए या बाकी से थोड़ा सा नंबर ज्यादा लेकर आए। तो फ्लो चार्ट का यूज कर लो। मेंस लिखने में 3 पैटर्न होता है। सबसे पहले हम भूमिका लिखते हैं, ठीक है,
तो भूमिका बहुत ज़्यादा आपकी लंबी नहीं होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि डिमांड क्या है, कितने वर्ड में आपको लिखने के लिए कहा गया है, 125 शब्द में कहा गया है, 100 शब्द में कहा गया है, 150 शब्द में कहा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग दो। फिर होता है मेन पार्ट, जहां पर आप उस क्वेश्चन का आंसर देते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंक्लूजन, निष्कर्ष जो लिखते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। टीचर उस पर ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि वहाँ कंक्लूजन जैसे पढ़ा ना, आपके थिंकिंग पता चल जाए कि आपने क्या लिखा, क्योंकि आपने पूरा कंक्लूजन लेके वहाँ पे लिखा कि इस क्वेश्चन का आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये 3 पार्ट होते हैं। भूमिका अच्छे से कर दो, बीच वाला जो मेन बॉडी होता है ना मीन्स का, अगर वो थोड़ा सा भी डिसबैलेंस भी हो जाए ना चलेगा, लेकिन अगर भूमिका और कंक्लूजन अगर आपका परफेक्ट गया ना और आपने फ्लो चार्ट यूज कर दिया, बढ़िया नंबर मिलेगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजी अपना सकती है मेंस के लिए। मुझे ये सिविल सर्वेंट बनना है, ये पोस्ट मुझे चाहिए, उस दिन तुमको बैठना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा और फिर उस पर लग भी जाओ। अभी दिमाग में वो है नहीं, ठीक है, बस वो देखो के लग रहा है कि वो भी कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा देख लें। उस चीज़ को मैंने कहा ना कि अपनी नीड बनाओ, जरूरत बनाओ कि ये मुझे चाहिए। अगर हम गोल डिसाइड करके अभी से प्रिपरेशन में लगे तो कुछ समय बाद हम एक सक्सेस पोस्ट पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी से लगना होगा, ठीक है। कोई देखो, कोई भी 1 साल में नहीं क्वालिफाई करता है, उसके पीछे के बैकग्राउंड में जाओगे ना तो काफ़ी लंबे टाइम से लगा हुआ है, आपको वो चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। जब ये चीज़ें करोगे तो आपका यहाँ पे सक्सेस गोल बिल्कुल फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी IQ PCS की तरफ से ये पहल थी आप लोगों के लिए, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर स्टडी IQ PCS की तरफ से, यहाँ पे कॉलेज की तरफ से भी थोड़ा सा वो सपोर्ट किया गया और बोला गया कि मतलब अगर जो भी बच्चे यहाँ पे प्रिपरेशन के इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए कुछ फैसिलिटी के तौर पर यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है, वो मैम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो आई थिंक कुछ मोटिवेटेड हुए होंगे आप लोग, और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ क्लास में आई थिंक कितने होंगे, 60 या 70 लोग होंगे, जो भी हो। शायद भविष्य में आपसे मुलाकात हो तो एक अच्छे पोस्ट पे हो, शायद मेरा चेहरा याद रहे आप लोगों को, तो जब हम मिले तो एक अच्छे पोस्ट पे हो और मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि हाँ भाई ये वही बच्चे हैं जिनसे मैं एक बार मिला था और आज एक लाइफ के इस मुकाम पर। तो चलिए यहीं पे एंड करते हैं, तो थैंक यू, धन्यवाद। Like to invite Simran ma'am to deliver thank you note to our teachers. I would like to express our deepest gratitude to Deepak sir for his motivating session on preparing for civil service exam. Your advice and encouragement have truly inspired our students and give them a clear sense of direction in their preparation journey. We deeply appreciate your time and effort in sharing our insights, which have undoubtedly boosted their confidence. Thank you, sir, for giving me an opportunity to listen to you. Thank you so much.